वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर के अंदर एचडीपी एक्सटेंशन के अंदर अपने चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 18 नंबर चैप्टर है विभिन्न प्रजनन कार्यक्रम का आधार, यानी कि फंडामेंटल ऑफ डिफरेंट ब्रीडिंग प्रोग्राम। विभिन्न प्रजनन कार्यक्रम का आधार तो प्राणियों में प्रजनन अगली पीढ़ी की संतति उत्पन्न करने के अलावा नस्ल सुधार के लिए भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्राणियों में प्रजनन ब्रीडिंग आपको पता है प्रजनन क्या है। प्रजनन का मतलब है जब नर व मादा संतान उत्पत्ति के लिए मेटिंग या संसर्ग या समागम करते हैं, वो प्रजनन है। तो क्या वो एक सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए? ठीक है, 1 मीटर हो गया संतान उत्पन्न करने के लिए। उसके अलावा नस्ल सुधार के लिए भी ब्रीडिंग प्रजनन इंपॉर्टेंट है, प्रजनन करवाया जाता है। तो वह उत्पादकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण तरीका, ये मैंने आपको पहले बताया था। संतति उत्पन्न करना, नस्ल सुधार, उत्पादकता, तीनों में सहायक है प्रजनन। क्यों? संतान उत्पन्न हो गई तो नर मादा मैटिंग करेंगे, युग्मनज बनेगा, संतान होगी उत्पन्न, संतति उत्पन्न होगी। अब नस्ल सुधार, 2 अलग अलग नस्लों के मध्य करेंगे, क्रॉस करवाएंगे, नस्ल सुधार होगी। तीसरा, अच्छी नस्ल होगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। तो प्रजनन के 3 मुख्य कार्य हो गए। वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान पशुधन की देसी नस्लों का उत्पादन कम है, जिससे बढ़ाने के तरीके काम में लेकर उत्पादन को वांछित स्तर तक लाया जा सकता है। देसी नस्ल है, उनका उत्पादन कम है, उनका दूध कम है। इसके लिए प्रजनन बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। प्रति व्यक्ति पशुधन उत्पादों की उपलब्धता अभी भी अपेक्षित स्तर पर नहीं है। प्रति व्यक्ति उत्पादों की उपलब्धता अभी भी कम है। हालांकि कुल उत्पादन में बढ़ोतरी होती रहती है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के सापेक्ष पशुधन उत्पादन की वृद्धि कम हो रही है। यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पशुधन उत्पादन कम हो रहा है। तो उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा, प्रति व्यक्ति उपलब्धता बहुत कम है दूध की। इसमें जो वृद्धि हो रही है वह प्रति पशु वृद्धि होने की बजाय पशुधन की संख्या में वृद्धि हो के कारण हो रही है। देखो, पशुओं में वृद्धि हो रही है, लेकिन वो क्या है, अच्छी नस्ल के पशुओं की बजाय पशुधन में वृद्धि हो रही है, प्रति पशुओं की नहीं हो रही। क्या कह रही है? प्रति पशु वृद्धि होने की बजाय पशुधन का मतलब सभी आ गए, भेड़ बकरी, गाय भैंस सुअर सब आ गए। प्रति पशु नहीं बढ़ रहे। प्रति पशु का मतलब जैसे बकरी अलग से नहीं बढ़ रही, भेड़ नहीं, बस गाय भैंस इस तरह से नहीं बढ़ रही। जबकि प्रजनन के तरीकों का क्या है कि प्रजनन के तरीकों का लक्ष्य पशुधन की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि पशु की नस्ल उत्पादन में सुधार करना है। क्यों? प्रजनन ब्रीडिंग के 3 मुख्य कार्य थे। कौन सा? संतान उत्पत्ति, नस्ल सुधार और उत्पादन। तो अकेला ये नहीं है भी संतान उत्पत्ति करते जा रहे और पशुधनों की संख्या बढ़ाए जा रहे, नहीं। प्रजनन एक अलग मैटर है, उसमें सोच समझ कर ब्रीडिंग करवाई जाती है। अच्छी नस्ल की नर व मादा के मध्य मैटिंग करवाते हैं। तो उसके 3 उद्देश्य मेन है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके लिए जो मेन काम है वो ब्रीडिंग है। यह भी स्पष्ट है कि केवल नस्ल सुधार से उत्पादकता नहीं बढ़ती। देखो, सारे पहलू जुड़े हुए हैं। क्या अकेली नस्ल सुधार से उत्पादन बढ़ जाएगा? नहीं। उसके लिए सही मैनेजमेंट, सही रख रखाव, सही न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होनी जरूरी है। ये सारी जरूरी है। पशुधन से पशुपालक विभिन्न तरह के प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, उत्पाद प्राप्त करते हैं। भारत में ये एक प्रकार के पशु से विभिन्न उत्पाद या कार्य प्राप्त किए जाते हैं, जैसे गोमस गाय से दूध, भारवाहन में खेती के लिए, भैंसवंश से दूध उत्पादन, मांस उत्पादन या भारवाहन या खेती के लिए, बकरियों से मांस उत्पादन, दूध उत्पादन के लिए, भेड़ के लिए ऊन उत्पादन, मांस उत्पादन, सूअर के लिए मांस उत्पादन, मुर्गियों के लिए अंडा उत्पादन। ये प्रोडक्ट ही तो हैं, ये उत्पाद ही तो हैं। ये उपयोग मुख्य कार्य है। इनके अलावा कई तरह के सहायक उत्पाद या उत्पाद पशुधन से प्राप्त होते हैं। उत्पाद का मतलब है भी मान लो दूध से आगे अपने कुछ बना रहे हैं, तो वो उत्पाद हो गया। क्यों? गाय और भैंस से दूध प्राप्त किया, वो एक उत्पाद है गाय और भैंस का। उससे अपने आगे कोई भी वस्तु चीज़ नहीं बना रहे हैं, तो वो उत्पाद है। क्या है? उत्पाद पशुधन से प्राप्त होते हैं। तो ये एक नया टर्म है, उत्पाद। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामान्य परिस्थितियों में हमारे यहाँ पशुधन को पालने का विस्तारीय तरीका पाया जाता है, जिससे एक ही पशु है उसकी नस्ल के पशुओं को विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति और उत्पादों हेतु पाला जाता है। एक ही नस्ल के पशुओं को अपने विशिष्ट उत्पादों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पाला जाता है।
यह स्पष्ट है कि इससे सभी संबंधित उत्पादों का स्तर कम हो जाता है। इस प्रकार इन तरीके के स्थान पर पशुपालन के इंटेंसिव सिस्टम, इंटेंसिव का मतलब निरंतर प्रणाली को काम में लिया जाना चाहिए, जिनसे पशुपालन को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है ब्रीडिंग, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अब जब भी प्रजनन शब्द आए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, दूसरा आपको पता होना चाहिए इसके मुख्य कार्य उद्देश्य क्या है, फिर आगे कुछ सोचना है। तो 3 मुख्य उद्देश्य कार्य थे, संतान उत्पत्ति, उत्पादकता बढ़ाना और नेक्स्ट कौन सा था, नस्ल सुधार। प्रजनन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है नस्लों का तुलनात्मक विश्लेषण। क्या है, तुलनात्मक विश्लेषण, क्योंकि इसी से नस्ल सुधार की शुरुआत होनी होती है। तुलनात्मक का मतलब है कि जब 2 नस्लों के बीच में तुलना करते हुए अपनी ब्रीडिंग करवाते हैं, इसी से पता लगता है कि हमें कौन सी नस्लों का आपस में प्रजनन करवाने से वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए हमें उपलब्ध प्रत्येक नस्ल की विशेषताएं प्राप्त होनी चाहिए। गोवंश की देसी नस्लें अधिक वातावरणीय तापमान को सहन कर सकती है। ये आपको बहुत बार बता दिया कि जो अपने देसी नस्लें हैं वो उच्च ताप में भी उस ताप को भी सहन कर लेती है, जबकि गोवंश की विदेशी नस्लें अधिक तापमान अनुकूलित नहीं हो पाती। जैसे मान लो किसी की अपने कहते हैं अमेरिकन गायें, अपने देसी भाषा में बोलते हैं, वो विदेशी नस्ल है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा और हिलकने लग जाती है, और वहीं देसी नस्ल है वो उस टेम्परेचर को सहन कर लेती है। इसके सही अनुकूलन के लिए उपयुक्त तापक्रम क्या होते हैं। इसके अलावा प्रति दुग्ध काल लैक्सेशन पीरियड में दूध उत्पादन की मात्रा का भी तुलनात्मक विश्लेषण बहुत जरूरी है। देखो, जब प्रजनन तभी महत्वपूर्ण माना जाएगा जब अपने तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण का मतलब है कि एक पॉइंट था तापमान सहन करने वाला, उसमें अपने कंपैरिजन किया देसी नस्ल और विदेशी नस्ल में, कंपैरिजन किया, ठीक है, उसमें देसी नस्ल कहीं ना कहीं बेटर थी, क्यों, तापमान के अकॉर्डिंग। दूसरी, अगर अब अपने बात करते हैं लैक्सेशन पीरियड की, दुग्ध काल की, दुग्ध उत्पादन की, तो उसमें जो विदेशी नस्ल है और देसी नस्ल उनमें कंपैरिजन करते हैं तो दुग्ध किसका ज़्यादा है, विदेशी नस्ल का। तो इस तरह से अलग अलग पॉइंट या लक्ष्य या उद्देश्य के मध्य तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए अपने को ब्रीडिंग करवानी चाहिए। इसके साथ ही गोवंश की देशी नस्लों में दुग्ध काल में पाउसने, मिल्क लेट डाउन, पाउसने का मतलब समझते हो, जब अपने दूध निकालने की स्थिति में होते हैं उस टाइम वो जो कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, पाउसना या मिल्क लेट डाउन के लिए उसके बच्चे की उपस्थिति भी बहुत जरूरी होती है। देसी नस्लों की बात कर रहे हैं अपने, ये अलग अलग पॉइंटों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं अपने। पहला कंपैरिजन किया टेम्परेचर के मामले में, देसी नस्ल सहन कर सकती है, विदेशी नस्ल जो है वो उच्च तापमान सहन नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट अपने दूसरा लिया था लैक्सेशन पीरियड का या दुग्ध उत्पादन का, उसमें देसी नस्ल है उसका दूध उत्पादन कम विदेशी नस्ल की तुलना में। तीसरा अपने ले रहे हैं मिल्क लेट डाउन, यानी कि पाउसने की कंडीशन में जो देसी नस्ल है उसके लिए बच्चे की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे को किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो दूध उत्पादन पर बहुत फर्क पड़ता है। उपरोक्त बहुत से तुलनात्मक विश्लेषणों का सही हल प्रजनन द्वारा हो सकता है। ब्रीडिंग के द्वारा अपने इन जो विश्लेषण है तुलनात्मक उनका अध्ययन कर सकते हैं। एक ही प्रजाति के विभिन्न नस्लों के प्राणियों के बीच प्रजनन या संकरण करवाकर पशुपालन की बहुत सी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ये देखो क्रॉस ब्रीडिंग है या संकरण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 प्रजाति जैसे कौन सी है, पशु प्रजाति होगी, तो पशु प्रजाति की जो 2 नस्लें हैं उनके मध्य क्रॉस करवाकर जो अपने स्थिति प्राप्त करते हैं वो संकरण होता है। बेहतर प्रजनन के विभिन्न वातावरण में तुलना बहुत जरूरी है। प्रजनन के द्वारा विभिन्न प्राणियों की प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी में भी वृद्धि की जा सकती है। फर्टिलिटी, प्रजनन वैल्यू, प्रजनन क्षमता का मतलब है वे अपने जीवन काल में जो एक मादा है वो कितने बच्चे उत्पन्न करती है। प्रजनन के द्वारा ही दुग्ध उत्पादन व अन्य उत्पादों के लिए प्रसिद्ध विदेशी नस्लों का देशी नस्लों में समावेश किया जाता है। प्रजनन के तो वो प्रजनन नहीं हो गया, जब अपने जो देसी नस्ल है उसको विदेशी नस्ल के साथ मैटिंग करवाते हैं तो वो एक क्रॉस यानी कि संकरण है या क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं उसको। इससे उनका उत्पादन सुधरने के साथ साथ प्रजनन क्षमता में विभिन्न तरीके से सुधार होता है। उत्पादन तो बढ़ेगा, उसके अलावा उनकी जो ब्रीडिंग वैल्यू है उसमें भी सुधार होगा। इस प्रकार प्रजनन कार्यक्रम 4 प्रकार के हो सकते हैं। ये सेम चैप्टर अपने पढ़ लिया था वैसे जेनेटिक्स के अंदर,
लेकिन अभी अपने जब इसमें दे दिया तो पढ़ना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। तो आपका क्या डबल हो जाएगा ये। सबसे पहला पॉइंट है उपलब्ध उन्नत स्थानीय विदेशी नस्ल के प्राणियों में से चयन, यानी कि जो अपने स्थानीय यानी कि जिस स्थान विशेष की जो नस्ल है उस नस्ल के प्राणियों का चयन करना। तो चयन कैसे करेंगे? हमारे यहाँ गोवंश की विभिन्न देसी नस्लें पाई जाती हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग देसी नस्लें, राठी, थार पारकर, कांकरेज, नागौरी, हरियाणवी, जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय होती है। इनमें बहुत सी नस्लें दूध उत्पादन में अच्छी होती है, जैसे साहिवाल, राठी, गिर, सिंधी, थारपुरा। इस कार्यक्रम के अंदर इन नस्लों के उन्नत पशुओं का क्षेत्र विशेष में जो नस्ल है उनमें से कोई विशेष पशुओं का चयन करके प्रजनन द्वारा संतति उत्पन्न करना। नेक्स्ट है देसी नस्ल का उन्नयन, अपग्रेडिंग ऑफ लोकल ब्रीड। मान लो देसी नस्ल है, उसका उन्नयन का मतलब इंप्रूवमेंट या उन्नयन या अपग्रेडिंग। अपग्रेडिंग कैसे? मतलब किसी भी देसी नस्ल है, मान लो उसका स्थानीय है नस्ल है, उसका विदेशी नस्ल के सांड के साथ या उसी क्षेत्र के उसी नस्ल के किसी अन्य क्षेत्र की नर प्राणी के साथ मैटिंग कराकर अपने अपग्रेडिंग कर सकते हैं। देखो, इसके अंतर्गत किसी भी देसी नस्ल या स्थानीय नस्ल के मादा प्राणियों का उसी स्थान देश क्षेत्र की अन्य उन्नत नस्ल के प्राणियों के साथ संकरण, क्रॉस, मैटिंग करवाकर उन्नत स्थिति प्राप्त है। कैसे? देसी नस्ल का उन्नयन का मतलब है, मान लो आपने गंगानगर में राठी नस्ल है, तो अब अपने क्या करेंगे, इसी नस्ल का इसी क्षेत्र की अन्य नस्ल के प्राणी के साथ मैटिंग करवाकर अपने नस्ल सुधार कर सकते हैं। इसके लिए विदेशी नस्ल के नर प्राणी को भी काम में लिया जा सके। दो ऑप्शन है, या तो आप जो क्षेत्र है उसमें जो देसी नस्ल है उसका उसी क्षेत्र के दूसरी देसी नस्ल के मध्य क्रॉस करवाओ, या जो क्षेत्र विशेष की देसी नस्ल है उसका विदेशी नस्ल के साथ क्रॉस करवाओ। तो वो क्या हो जाएगा? देसी नस्ल का उन्नयन या अपग्रेडिंग। नेक्स्ट है बारंबार संकरण, ये इंपॉर्टेंट है। बारंबार संकरण, रोटेशनल क्रॉस ब्रीडिंग। बारंबार का मतलब क्या होता है? भी मान लो आपने एक बार क्रॉस करवाया किसी ब्रीड से, संतति पैदा हुई, तो आप उससे नस्ल से वही हो लेकिन उस प्राणी से नहीं, उसके चचेरे, ममेरे, ददेरे, वो जो रिलेशन में आते हैं उनके साथ क्रॉस करो, यानी रोटेशनल चेंज करते हुए। विदेशी नस्लों का देसी नस्लों में समावेश बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं हैं, जिसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी देसी स्थानीय नस्ल के प्राणी में विदेशी नस्ल का समावेश 62% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे? मान लो आपने देसी नस्ल का विदेशी नस्ल के सांड के मध्य क्रॉस करवाया, संतति पैदा हुई, तो आप बार बार उस विदेशी नस्ल के सांड के साथ क्रॉस नहीं करवाओगे। बीच में आप एक आध बार जो अपने देसी नस्ल के सांड है उनके मध्य क्रॉस करवाओ। तो इस तरह से कहने का मतलब 62% का मतलब है, अगर आप किसी भी 62% में आपको 10% मानकर करता हूँ, मान लो आप कोई भी है 10 बार अगर क्रॉस करवाते हो तो उसमें से 6 बार विदेशी नस्ल के सांड के साथ और 4 बार देसी नस्ल के सांड के मध्य क्रॉस करो, और वही एकांतर क्रम में, एक बार देसी नस्ल का सांड फिर विदेशी नस्ल का सांड, इस तरह से। तो 62% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय वातावरण में पशुधन प्रबंधन की स्थितियाँ समस्या उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि अगर अपने इस तरह से अगर 62% से ज़्यादा रखा तो जो विदेशी नस्ल के जो ज़्यादा गुण हैं वो देसी नस्ल के अंदर समावित हो जाएंगे, इससे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट है संकरण द्वारा नई नस्ल निर्माण करना। अब आपको पता है अगर नई किस्म या नई ब्रीड तैयार करनी है तो क्रॉस करवाना पड़ेगा, और क्रॉस करवाने का मतलब है कि जब आप एक देश कोई भी 2 नस्ल है, एक अलग अलग नस्लों के प्राणियों के मध्य जब क्रॉस करवाते हो तो उसे क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।